वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली तमिल लैंग्वेज में रिलीज हुई एक जबरदस्त मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है कारा, जिसमें धनुष भाई साहब और उसी तरह से ममिता बैजू लीडिंग रोल पर है। इस मूवी को देखने के दो रीजंस है। पहला है मूवी का डायरेक्टर विघ्नेश राजा जिसने पोर तहलील को डायरेक्ट किया था। अब दूसरा रीजन है हमारे धनुष भाई साहब। मैं तो इस मूवी पर बहुत ही कम एक्सपेक्टेशन ही रखा था, लेकिन ये तो फुल सेटिस्फेक्शन मूवी निकली। मूवी की सारी कहानी 1991 के दरमियान में चलती है और सच में मूवी के टाइम में उस टाइम को जो प्रेजेंट किया ना वो बहुत ही बेहतरीन लगा। कहीं पर भी मॉडर्न चीजें नजर नहीं आई। यहाँ पर एक और बात यह है कि ये मूवी एक हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर है। उस मूवी का नाम है हेल और हाई वाटर, 2016 में रिलीज हुई थी। आप लोग वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मूवी के हीरो करा और एक और बंदे मुरुगेशन को दिखाया जाता है। एक्चुअली यहाँ पर यह करा एक चोर होता है, मुरुगेशन को पहली चोरी सिखा रहा होता है। फिलहाल ये दोनों रात के समय किसी एमएलए के घर पर जाते हैं चोरी करने के लिए। घर के लोग ऑलरेडी कहीं पर जा चुके होते हैं। कारा के पास किसी भी ताला तोड़ने का एक स्पेशल टेक्निक होती है। ताले के अंदर बारूद डालकर उस ताले को फोड़ देता है। घर के अंदर आने के बाद कोई अलमारी ओपन करके थोड़े पैसे मुरुगेशन को देने लगता है क्योंकि ये पहली चोरी है इसकी। करा किसी भी बीरवे को आसानी से ओपन कर लेता है। इसी दरमियान में इन दोनों को घर के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब बाहर झांक कर देखने लगते हैं तो घर के लोग वापस आ रहे होते हैं। घर वाले तो जान लेते हैं कि घर का ताला टूटा है, अपने सारे आदमियों को बुलाने लगते हैं। घर के अंदर करा और मुरुगेशन को समझ में नहीं आता कि घर से बाहर कैसे भागे। फटाफट से ये दोनों किसी रूम पर जाने पर ऊपर एक छोटी सी खिड़की होती है। पहले तो करा इस मुरुगेशन को बाहर भेज देता है, लेकिन इस मुरुगेशन से एक छोटी सी गलती हो जाती है। इन्होंने जो चोरी का माल चुराया वो सारा का सारा नीचे गिर जाता है। करा को इतना टाइम नहीं मिलता ये भी बाहर निकल जाए। उसी वक्त उस एमएलए के लोग घर के अंदर आने पर करा उन सारे लोगों से फाइट करने लगता है अपना चेहरा छुपाते हुए। लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले करा उन लोगों के हाथ लग ही जाता है। उसके बाद क्या था, पुलिस के हवाले करने पर पुलिस इस करा को बहुत मारने पीटने लगते हैं उल्टा लटका कर। थोड़ी देर के बाद करा की बीवी सेली करा के पास आती है। इस हालत को देखकर ये बहुत रोने लगती है। करा ने अपनी बीवी सेली से कहा था कि इसने चोरी छोड़ दी, लेकिन पुलिस वालों से सच सुनने के बाद सेली के होश ही उड़ जाते हैं। दूसरे सीन में भरतन नाम के एक डीएसपी को दिखाया जाता है। मूवी में ये भी एक बहुत ही मेन कैरेक्टर है। फिलहाल एसपी भरतन को अपने पास बुलाता है, वही किसकी ड्यूटी कब है ये पूछने के लिए। तभी उस एसपी को वॉकी टॉकी के जरिए से कारा की चोरी के बारे में पता चलता है। मतलब एक चोर एमएलए के घर में घुसा चोरी करने के लिए। पुलिस वालों ने चोर को कस्टडी में ले लिया है। ये सुनने के बाद वो भरतन एसपी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने लगता है कि सर उस चोरी का केस मैं डील करूंगा। कुछ दिनों के बाद मैं रिटायर होने वाला हूँ और अभी तक मेरा नाम अखबार में नहीं छपा। मैंने जितने भी केसेस सॉल्व किए सारे हायर ऑफिसर्स ही ले गए। आप जानते हो ना, मैंने भी आपके लिए काफी सारे काम किया, तो प्लीज सर ये लास्ट मौका मुझे दीजिए। एमएलए के घर में चोरी करके चोर भाग रहा था तो डीएसपी भरतन ने अपनी जान पर खेलकर उस चोर को पकड़ा। मैं ऐसी हेडलाइन सुनना चाहता हूँ। तो वो एसपी भी भरतन को वो केस देने लगता है। तो बाद में ये भरतन फटाफट से उस पुलिस स्टेशन पर जाकर सारे स्टेटमेंट को बदल कर रख देता है। जितना चोरी हुआ उससे भी ज्यादा लिखवाने लगता है। करा कहने लगता है कि सर आप जो कर रहे हो वो गलत है। भरतन करा को बहुत मार पीट कर कहने लगता है, अबे साले तू एक चोर है और तुम मुझे ज्ञान की बातें सिखाओगे। थोड़ी देर के बाद वो भरतन अपने आप को शीशे में देखकर रेडी शेडी होने लगता है। पेपर में इसकी फोटो छपने वाली है। तभी करा इस भरतन के पास आकर इसको बहुत मार पीट कर वहाँ से भाग जाता है। करा एक पेड़ के ऊपर जाकर छुप जाता है। अपने भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि भगवान ये लास्ट बार मुझे बचा लो, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा। बाद में पुलिस वाले भी इस करा को फाइंड आउट नहीं कर पाते। उसके बाद सीन कुछ दिनों के बाद शिफ्ट होता है जहाँ पर करा और उसकी बीवी सेली उस गांव को छोड़कर दूसरे गांव पर जाकर एक होटल में काम करते रहते हैं। यहाँ पर मूवी का बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना चलता है, माइंड ब्लोइंग। अब करा को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि इसकी बीवी काम करे। इनके पास रहने के लिए ढंग का घर भी नहीं होता। मतलब एक छोटा सा घर होता है लेकिन बारिश होने पर सब कुछ टपक रहा होता है। इस हालत को देखकर करा अपनी बीवी से कहने लगता है कि सेली हम खुद एक होटल ओपन करेंगे, उसके बाद हमारे सारे मुश्किलात दूर हो जाएंगे। सेली कहने लगती है कि होटल ओपन करना मतलब आसान काम नहीं,
काफी सारे पैसे चाहिए। करा कहने लगता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। तुम मेरे भरोसे पर आई हो और मैं नहीं चाहता कि तुम काम करो। तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तुम अपना दुख मुझसे शेयर नहीं करती। लेकिन सल्ली, मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। दूसरे दिन करा और सल्ली एक बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए। लेकिन बैंक वाले तो ऐसे ही लोन नहीं देते, श्योरिटी मांगने लगते हैं। करा और सल्ली के पास कोई भी श्योरिटी नहीं होती। तभी करा को अपने फादर के बारे में याद आता है कि गांव में इनकी एक जमीन है। वो मैनेजर कहने लगता है, ठीक है, तुम उस जमीन के पेपर्स मुझे ला कर दो, मैं तुम्हें लोन दे दूंगा। उसके बाद करा और सल्ली एक गांव पर आकर सल्ली को एक लॉज में स्टे करने के लिए कहता है। कहने लगता है कि मैं अकेले ही मेरे गांव पर जाकर आता हूँ। सल्ली कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, शायद मुझे देखकर तुम्हारे पिताजी का दिल पिघल जाए। लेकिन करा मना करने लगता है कि कहीं इसका फादर इसके साथ साथ इसकी बीवी को भी गालियां ना दे, अनाप शनाप ना बक दे। एक्चुअली 6 या 7 साल पहले करा ने अपने फादर के पैसे चुराकर भाग गया। उसके बाद कभी भी वापस अपने गांव पर नहीं गया। इन 6 सालों में करा काफी सारी बार अपने गांव पर जाने की कोशिश की। बस स्टॉप पर गया, वापस आता चला गया, लेकिन इस बार बहुत ही हिम्मत जुटाकर अपने फादर के सामने जाने का डिसाइड कर लेता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि देश के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे होते। मतलब फिलहाल जो सिचुएशन है, ऐसा ही सिचुएशन उस टाइम हुआ था। गल्फ में जबरदस्त वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से पेट्रोल डीजल बंद हो गए थे। खैर करा अपने फादर के पास जाने से पहले अपने एक अंकल काशी के पास आता है। इतने सालों के बाद काशी करा को देखकर एक थप्पड़ मारने लगता है कि क्या मुंह उठाकर तुम दोबारा यहाँ पर आए। अगर तुम्हारे पिताजी तुमको देखा तो वो बहुत दुखी होंगे। इस उम्र में तुमको अपने माँ बाप का सहारा बनना था और तुमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया। काशी की बातें सुनने के बाद करा बहुत दुखी होकर बस स्टॉप पर चले जाता है वापस जाने के लिए। जब बस में चढ़ने ही वाला होता है तो उसी वक्त इसका फादर भी बस से उतर रहा होता है। करा अपना मुंह छुपाते हुए साइड में जाने लगता है, लेकिन करा के फादर को थोड़ा सा शक होकर करा को बुलाने लगता है। अरे सुनो बेटा, थोड़ी देर रुको। जब करा पलट कर देखता है तो इसका फादर इस पर गुस्सा नहीं होता, खुशी के मारे बहुत रोने लगता है। इसको हक करने लगता है कि इतने सालों के बाद तुमको हमारी याद आई। तुम घर से जाने के बाद मैंने कहां पर मैंने तुमको नहीं ढूंढा, कहाँ चले गए थे मेरे बच्चे। अरे ऐसे अपने माँ बाप से कोई रूठ जाता है क्या। घर पर ले जाने पर करा की माँ भी करा को देखकर ये भी बहुत रोने लगती है। इसकी माँ इसकी नजर उतारती है। इसका फादर गर्म पानी देता है नहाने के लिए। इसके पास कपड़े नहीं होते तो बाजार जाकर कपड़े दिलवाने लगता है। उसी तरह से अच्छे से चप्पल भी दिलवाता है। अब देखते ही देखते रात हो जाती है। सल्ली करा का इंतजार करती रहती है। खैर सुबह होने के बाद करा का फादर करा को लेकर अपने खेत पर ले जाता है। फिलहाल तो इसकी जमीन पर कोई भी खेती बाड़ी नहीं हो रही होती। उसी वक्त कोई लोड आता है। वो लोड उतारने वाला बंदा करा से मदद मांगने लगता है। करा को तो सिर्फ चोरी करना आता है, थैले उठाना नहीं आता। तो करा का फादर थैले को कैसे उठाते हैं वो सिखाने लगता है। इसी दरमियान में करा अपनी खेती में एक ट्रैक्टर को देखता है। इसके बारे में अपने फादर से पूछने पर इसका फादर कहने लगता है, अरे वो ट्रैक्टर चले हुए 7 महीने हो गए। बाहर जंग चल रही है ना, डीजल और पेट्रोल का रेट बहुत ही ऊपर चल चुका है। खेती बाड़ी कुछ नहीं, हर महीना बैंक को ब्याज बन रहा हूँ मैं। मतलब करा के फादर ने अपने खेती बाड़ी की जमीन के पेपर्स को बैंक में गिरवी रखकर ट्रैक्टर को लिया। लेकिन अब वो ट्रैक्टर तो कुछ काम का नहीं। सिर्फ करा का फादर ही नहीं बल्कि इनके सारे गांव वालों ने ऐसा ही किया। यह सुनने के बाद करा के तो होश ही उड़ जाते हैं। मतलब जिस जमीन के लिए आया था वो ऑलरेडी गिरवी पर है। तभी एक और बूढ़ा बंदा इनके पास आने पर करा का फादर करा से कहने लगता है कि इनको बस स्टॉप के पास ड्रॉप कर दो। करा अपने फादर से कहने लगता है कि मैं थोड़ा टाउन जाकर आता हूँ, किसी से मिलना है मुझे। रास्ते के दरमियान में करा उस बूढ़े बंदे से जमीनों के बारे में पूछने पर इस बंदे को कुछ ज्यादा डिटेल्स नहीं पता होती। कहने लगता है कि मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। फिलहाल भी ये बूढ़ा बंदा बैंक जा रहा होता है इंटरेस्ट पे करने के लिए। इस तरफ करा का फादर काशी से मिलकर एक 4000 रुपए एडजस्ट करने के लिए कहता है। काशी पूछने लगता है, अरे भैया इतने पैसे किस लिए। करा का फादर कहने लगता है कि मैंने अपने भगवान से मन्नत मांगी थी कि अगर करा वापस आएगा तो मैं एक बकरे की बलि दूंगा। काशी कहने लगता है कि देखिए भैया, आप उस पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हो, उसके आने की वजह कुछ चोरी होगी। लेकिन करा का फादर काशी की बातों पर यकीन नहीं करता। करा वापस सल्ली के पास आकर गाँव में जो हुआ वो बताने लगता है। सल्ली कहने लगती है कि आपके पिताजी तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हीं के पास जाकर रह लेंगे। और वैसे भी वो खुद कर्जे में है,
उनसे पैसे मांगना सही बात नहीं। करा कहने लगता है कि देखो सिल्ली, मैं उनके लिए भला ही कर रहा हूँ, वरना वो जिंदगी भर बैंक को इंटरेस्ट पे करते ही रहेंगे। अगर जमीन बेच दी जाएगी तो थोड़े पैसे हमारे हाथ आएंगे और बचे पैसे मैं अपने फादर को दे दूंगा। दूसरी तरफ गांव में करा का फादर गांव वालों को बुलाकर बैंक के पास जाने की बात करते रहता है। थोड़ी देर के बाद करा भी वापस अपने फादर के पास आता है। करा का फादर करा को लेकर एक मार्केट पर जाता है बकरा वगैरह खरीदने के लिए। उसी वक्त करा अपने फादर से जमीन के बारे में बात करने लगता है कि पापा, मैंने एक पार्टी से बात की है, वो हमारी जमीन को खरीदने के लिए रेडी है, मुझे बस 2 लाख रुपए दे दो। ये सुनने के बाद करा के फादर के होश उड़ जाते हैं। बहुत दुखी होते हुए कहने लगता है कि मैंने सोचा था कि इतने सालों के बाद तुम मेरे पास वापस आ गए, लेकिन तुम जमीन बेचने के लिए आए हो। मेरे पैसे चुराकर भागने के बावजूद भी मैंने तुम्हें माफ कर दिया। करा कहने लगता है कि उस दिन मैंने आपसे पैसे मांगा था, लेकिन आपने नहीं दिया, तो मैं क्या करता, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था। करा का फादर पूछने लगता है, तो तुमने उन पैसों से क्या किया, क्या बिजनेस उखाड़ लिया तुमने? करा कहने लगता है कि कुछ चीजें वर्कआउट नहीं हुई, लेकिन अब मेरे पास एक सही रास्ता है। फाइनली करा कहने लगता है कि अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो उस जमीन को बेचकर मुझे पैसे दो पापा। करा कहने लगता है, नहीं, मैं वो जमीन हरगिज नहीं बेचूंगा। ये सुनने के बाद करा गुस्से से वहाँ से जाने लगता है। करा का फादर अकेले ही घर पर आने पर करा की माँ पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। करा का फादर कहने लगता है, दोपहर तक आ जाएगा। खाना खाते समय करा का फादर बहुत रोने लगता है कि इसका बेटा दोबारा इसको छोड़कर चला गया। तभी बैंक से करा के फादर को नोटिस आने लगता है। खैर थोड़ी देर के बाद करा वापस अपने घर पर आकर उस बैंक की नोटिस को देखकर अपने फादर के पास जाता है, मतलब वही खेती के पास जाता है। कहने लगता है कि देखा ना आपने ये नोटिस, अगर आपने मेरी बात को नहीं माना तो ये जमीन ना आपको मिलेगी ना मुझे, बैंक वालों को चली जाएगी। करा का फादर कहने लगता है कि मैं अपनी जमीन को ऐसे नहीं छोड़ सकता। करा भी कहने लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते पापा। करा का फादर कहने लगता है कि हमारी पुरखों की जमीन है। एक्चुअली इसी जमीन पर इसके बाप दादा की कब्र होती है। सालों से इसी जमीन ने इनकी फैमिली को पाला। करा गुस्से से दोबारा वहाँ से जाने लगता है। करा का फादर रिक्वेस्ट करते हुए इसके पीछे पीछे जाने लगता है कि अब तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम दोबारा मुझे छोड़कर जा रहे हो? लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं। मैंने बकरा खरीदने के लिए 4000 रुपए लिया, ये ले लो 4000 रुपए, शायद तुम्हें काम आ जाएंगे। पैसे नहीं लोगे ठीक है, एटलीस्ट तुम कहाँ पर रहते हो ये तो बता कर जाओ। जब जब मैं तुमको लेटर्स भेजता रहूंगा, तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूं मैं? लेकिन करा बिना पीछे पलटे वहाँ से चला जाता है। वापस सिल्ली के पास आकर जो हुआ वो बताने लगता है। सिल्ली भी कहने लगती है कि तुम उनको छोड़कर नहीं आना चाहिए था, अगर मैं थोड़ी देर वहीं पर रहता तो मैं बहुत रोने लगता। सिल्ली कहने लगती है, सुनिए ना, हम दोबारा उन्हीं के पास चले जाएंगे, सच में वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो दूसरे दिन उसी तरह से करा सिल्ली को लेकर वापस अपने गांव पर आने लगता है। तभी रास्ते में इसको वो मुर्गेशन नजर आता है। भाई मूवी की स्टार्टिंग में इसके साथ चोरी के लिए आया था। करा से माफी मांगने लगता है कि भैया मुझे माफ कर दो, मैं डर के मारे वहाँ से भाग गया। करा गुस्से से कहने लगता है कि दोबारा तुम अपनी शक्ल मत दिखाओ, जाओ यहाँ से। अपने घर वापस आकर अपनी माँ से सिल्ली से मिलवाने लगता है। इसकी माँ कहने लगती है कि तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई, पहले अपने पापा को जाकर बताओ। अंदर जाने के बाद ये बात पता चलती है कि शॉकिंगली करा का फादर मर चुका है। ये खबर सुनने के बाद सारे लोगों के होश उड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग बहुत फूट फूट के रोने लगते हैं। करा तो अपने फादर से माफी मांगने के लिए आया था, लेकिन इसका फादर ही इस दुनिया से चल बसा। जिस जगह पर करा के फादर की बाप दादाओं की खबर होती है, वहीं पर दफनाने का प्लानिंग करते हैं ये लोग। इस तरह से जब अंतिम संस्कार का काम चल रहा होता है तो तभी इस जगह पर बैंक वाले आते हैं। गांव वालों से कहने लगते हैं कि बैंक वालों ने काफी सारी बार इन लोगों को नोटिस भेजा, लेकिन गांव वालों ने उस नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया और उसी तरह से इंटरेस्ट भी पे नहीं किया, जिसकी वजह से इनके सारे जमीनों को जब्त कर लिया जाता है। अब इस जमीन पर कुछ भी नहीं हो सकता। वो बैंक वाले पुलिस वालों की भी मदद लेते हैं गांव वालों को कंट्रोल करने के लिए। दूसरे सीन में उसी बैंक के मैनेजर मुत्तू को दिखाया जाता है। फिलहाल ये मुत्तू अपने सारे एम्प्लॉयज को मीटिंग पर बुलाकर यही बात कहने लगता है कि तुम्हारा काम यही है कि तुम लोग किसी भी तरह से लोगों को मजबूर करना होगा लोन लेने के लिए। एक बार लोन ले लिया तो जिंदगी भर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म में काफी सारे हिडन चार्जेस है। काफी सारे लोगों को पढ़ना नहीं आता और जिसको पढ़ना आता है वो क्या लिखा है समझ में नहीं आएगा। इस तरह से एक अजीब की मेंटालिटी होती है इस मुत्तू की। गरीबों को और गरीब बनाते जाना है लोन के नाम पर। और उसी वक्त काशी और करा इस बैंक के मैनेजर के पास आते हैं। वो मुत्तू तो काशी को देखकर पहचानने से मना करने लगता है। मतलब जब लोन देने के लिए आया था
उस वक्त बहुत ही फ्रेंडली से बात किया था, लेकिन अब ऐसे रिएक्ट करने लगता है कि इसको पहली बार देख रहा है। काशी उस मुत्तू से बहुत झगड़ा करने लगता है, लेकिन बैंक वाले इस काशी को बैंक से बाहर धक्का दे देते हैं। करा यहाँ पर आते आते अपने फादर की लाश को भी लेकर आया होता है। इसके साथ वो मुर्गेशन भी होता है। यह मुर्गेशन ऑलरेडी एक मार्चुरी वाले से बात कर चुका होता है कि लाश को ज्यादा देर तक मतलब ज्यादा दिन तक फ्रीजर में नहीं रखा जाता, अगर रखना होगा तो पैसे पे करना होगा। लावारिस लाश होने पर ही 1 हफ्ते तक रखा जाएगा। करा का यही प्लान होता है कि करा बैंक वालों का उनका लोन पे करके अपने फादर की लाश को उसी की जमीन में दफनाए। काशी पूछने लगता है कि 3 लाख रुपए चाहिए, कहाँ से लाओगे तुम? करा कहने लगता है कि जिन बैंक वालों ने हमसे लूटा मैं उसी बैंक को लूटूंगा। यह सुनने के बाद काशी शॉक में रह जाता है। क्या तुम चोरी करोगे? करा कहने लगता है, अरे मामा मुझे एक ही काम आता है, वो है चोरी करना। इतने सालों से मैं यही काम करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था, अगर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है तो बोलो। तो फाइनली इस काम में काशी और मुर्गेशन करा का साथ देने लगते हैं। उसी रात ये तीनों करा के फादर की लाश को किसी दूसरी जगह पर रख देते हैं और खुद पुलिस वालों को कॉल करके उस लाश के बारे में बताने पर पुलिस वाले करा के फादर की लाश को मार्चुरी पर भेज देते हैं। मतलब जैसा मैंने पहले बताया था कि अनाथ लाशों को कुछ दिन रखा जाता है। करा मॉर्चुरी वालों को कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने लगता है इसके फादर की लाश को कुछ एक्स्ट्रा दिन स्टोर करने के लिए। हॉस्पिटल वाले उस लाश को बिना रिस्पेक्ट किए डील कर रहे होते हैं, मतलब पैरों से मारना एक्सेट्रा। ये सारी चीजें करा अपनी आंखों से देख नहीं पाता। खैर ये सब कुछ होने के बाद करा एक ब्रांच को सेलेक्ट करता है चोरी करने के लिए। फास्ट काम होने के लिए करा एक गाड़ी को भी चुरा लेता है। पहले तो ये दोनों उस बैंक के बारे में सब कुछ पता करके रात में चोरी करने का प्लान करते हैं। अब हर एक बैंक में अलार्म होती है, पहले करा उस अलार्म को ऑफ कर देता है। मुर्गेशन को बाहर ही रहने के लिए कहता है कि अगर कोई आएगा तो सीटी बजाकर हमें इन्फॉर्म करो। इस तरह से करा और काशी उस बैंक के अंदर घुसते हैं, लेकिन अफकोर्स सारे पैसे तो लॉकर में होते हैं। इस लॉकर को कैसे खोले करा को पता नहीं होता, इसने कभी ऐसा खोला ही नहीं। गुस्से में आकर हथौड़ा लेकर तोड़ने लगता है, लेकिन वो लॉकर टूटता ही नहीं। पुलिस वाले ना जाए काशी फटाफट से करा को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। दूसरे दिन करा काशी और मुर्गेशन से कहने लगता है कि हम रात में चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि रात होने के बाद बैंक वाले सारे पैसे लोहे के डब्बे में छुपाकर जा रहे हैं, तो हम दिन में ही चोरी करेंगे। इसके लिए पहले हम लोगों को एक हथियार चाहिए, एक पिस्तौल। तो काशी करा को लेकर एक बंदे के पास ले जाता है। इसका काम ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से हथियार भी बेचने का काम करता है। सो करा इस बंदे से 2 गन्स को खरीद लेता है, बस बैंक वालों को धमकाने के लिए। उसके बाद ये तीनों दिन दहाड़े बैंक लूटने के लिए रेडी हो जाते हैं। बैंक के बाहर जब सारी पब्लिक दूरदर्शन में न्यूज देख रही होती है, मौके का फायदा उठाकर करा और काशी बैंक के अंदर घुस जाते हैं। सारे लोगों को डरा धमकाकर उनके हाथ पैर बांध देता है। करा को जितने पैसों की जरूरत होती है उतने ही पैसे लूटने लगते हैं। उसी वक्त बैंक के बाहर मुर्गेशन सीटी बजाने लगता है, क्योंकि बैंक के अंदर एक पुलिस वाला आने वाला होता है। सो करा इस चीज को जानकर ये खुद एम्प्लॉय बनकर बैठ जाता है और उसी तरह से काशी एक कस्टमर। पुलिस वाला पूछने लगता है कि सारी स्टाफ कहाँ पर है। करा कहने लगता है कि वो मैनेजर की बेटी की शादी है, सारे लोग वहाँ पर गए, आ जाएंगे दोपहर तक। सच में ये सीन बहुत ही इंटेंस तरीके से चलती है। इस सिचुएशन को बहुत ही बारीकी से मैनेज करने लगते हैं ये दोनों। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। उसके बाद करा और काशी फटाफट से वहाँ से निकल भी लेते हैं। थोड़ी देर के बाद उस भरतन को ये खबर मिलती है, मतलब एक गांव में दिन दहाड़े बैंक की चोरी हो गई। भरतन समझ जाता है कि ये काम करा का ही हो सकता है, जानबूझकर इस गांव पर ट्रांसफर लेने लगता है। वो बैंक का मैनेजर मुत्तू उस ब्रांच के पास आकर 1 लाख रुपए चोरी कर लेता है। वहाँ के मैनेजर से कहने लगता है कि ये पैसे भी उसमें ही ऐड कर दो, पुलिस वालों से कहो कि 4 लाख रुपए चोरी हो गए। वो भरतन उस ब्रांच के पास आकर अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। दूसरी तरफ करा और काशी मेन ब्रांच के पास आते हैं अपना उधारी चुकाने के लिए। ये पैसे देखकर वहाँ का एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से कहने लगता है, अरे रिसेंटली एक बैंक में चोरी हुई ना, उन नोट के सीक्वेंस लेकर आओ। यह सुनने के बाद काशी के तो होश ही उड़ जाते हैं। अगर सीक्वेंस चेक करेंगे तो ये दोनों पकड़े जाएंगे। बाद में वो एम्प्लॉय थैली ओपन करके मना करने लगता है, किसी कोई जरूरत नहीं, लगता है ये सारे नोट्स पुराने हैं। बात यह है कि करा बैंक से पैसे चुराने के बाद किसी टाउन पर जाकर एक कपड़ों की दुकान में ये सारे नए नोट्स रखकर पुराने नोट्स ले लेता है। भरतन को ये बात पता चलने पर वहाँ पर जाकर कुछ लोगों से पूछताछ करने लगता है। समझ जाता है कि ये चोर तो बहुत ही शातिर है, उससे ये कदम आगे ही रहना पड़ेगा हमें। थोड़ी देर के बाद वो भरतन उसी बैंक के पास आता है मुत्तू से डायरेक्टली कुछ पूछताछ वगैरह करने के लिए। इस तरफ करा सारे पैसे पे करने के बाद वो एम्प्लॉय करा से कहने लगता है
कि तुम लोगों को और 1 लाख रुपए जमा करना होगा। ये सुनने के बाद करा और काशी शॉक में रह जाते हैं। मतलब वो एम्प्लॉय काफी सारे चार्जेस के नाम बोलने लगता है, ऊपर से 9 महीने से इंटरेस्ट भी पे नहीं किया। काशी उस एम्प्लॉय से बहुत झगड़ा करने लगता है। इसी दरमियान में करा की नजर उस भरतन पर पड़ती है। काशी से कहने लगता है कि मामा वहाँ पर पुलिस वाला है, चुपचाप चलो यहाँ से। भरतन मुत्तू से कहने लगता है कि तुम्हारे बैंक से जिन जिन लोगों ने लोन लिया और पे नहीं किया, मुझे उन सारे लोगों के डिटेल्स चाहिए, क्योंकि चोरी करने वाला सिर्फ 3 लाख ही चोरी किया, जिसका मतलब उसको किसी चीज की जरूरत थी। शायद तुम्हारे बैंक पर गुस्सा होने वाला बंदा ही ऐसा कर सकता है। भरतन मुत्तू से वो सारे लोगों की लिस्ट लेकर हर एक गाँव हर एक घर पर जाकर तलाशी करने लगता है, लेकिन पुलिस वालों को चोरी किए हुए पैसों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता और ना ही करा के बारे में। उसी रात वो मैनेजर मुत्तू करा के घर पर आता है, कहने लगता है कि मुझे पता है चोरी करने वाले तुम ही हो। मैं चाहता था तो पुलिस वालों को तुम्हारे बारे में बता सकता था, लेकिन मैंने ही उस लिस्ट में से तुम्हारा नाम हटा दिया, क्योंकि तुम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो। तुम मेरे से हाथ मिलाओ, चोरी तुम करो, हम दोनों बांट लेंगे। इस तरह से अपना विजिटिंग कार्ड इसके जेब में रखकर चला जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो भरतन मुत्तू को कॉल करके कहने लगता है कि मुझे लगता है कि वो चोर दोबारा चोरी करेगा, क्योंकि उस चोर ने चोरी किए हुए पैसों को अभी तक यूज नहीं किया, जिसका मतलब उसको और पैसों की जरूरत होगी। आप फटाफट से मेन ब्रांच पर आ जाइए। भरतन सारे एम्प्लॉयज को भी बैंक पर बुलाकर इस बैंक के हर एक ब्रांच पर अलार्म बजाने के लिए कहता है। मतलब हर एक बैंक में एक अलार्म होता है, जब वो अलार्म बजता है तो पास ही के पुलिस स्टेशन में वो अलार्म बजता है, क्योंकि चोर दिन दहाड़े चोरी करने वाले हैं, जिसका मतलब रात को ही अलार्म की वायर कट करनी होगी। सो जिस बैंक का अलार्म नहीं बजता, चोरों का टारगेट वही बैंक होगा। इस तरह से हर एक ब्रांच को चेकिंग करने लगते हैं। इसी दरमियान में एक ब्रांच का अलार्म दूसरे पुलिस स्टेशन पर नहीं बजता। सो सुबह होने के बाद सारे पुलिस वाले उस ब्रांच के पास जाकर एज ए एम्प्लॉय की तरह बैठ जाते हैं। अब शॉकिंगली करा का टारगेट भी यही ब्रांच होता है। ये तीनों इस बैंक के पास आते हैं। मुर्गेसन से कहने लगता है कि तुम बैंक के अंदर जाकर चेक करके आओ। तो मुर्गेसन उसी तरह से कस्टमर की तरह अंदर जाकर कोई फॉर्म लेकर बाहर आता है। करा से कहने लगता है कि भैया अंदर सारे 5 लोग हैं, लेकिन उन्हें देखकर मुझे कुछ शक हो रहा है, आप थोड़ा सावधान रहिए। जो भी हो, करा बैंक के अंदर जाने के लिए डिसाइड कर ही लेता है। लेकिन उसी वक्त उसी बैंक से सारे पुलिस वाले बाहर निकलकर दूसरी जगह पर जाने लगते हैं। मुर्गेसन वहाँ के मैनेजर से पूछने पर यह बात पता चलती है कि किसी दूसरे बैंक में चोरी हो गई। यह सुनने के बाद करा तो शॉक में रह जाता है। बाद में ये तीनों उस ब्रांच के पास जाकर पता करने की कोशिश करने लगते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। उसी जगह पर करा को वो मुत्तू नजर आता है। इसकी बातों से करा को ये बात पता चलती है कि यहाँ पर चोरी इसी ने करवाई, और पुलिस वाले ही समझे कि ये चोरी भी करा नहीं किया। उसके बाद करा पैसे हासिल करने का एक और रास्ता ढूंढता है। ये तीनों उसी मुत्तू को फॉलो करने लगते हैं। बैंक से निकलने के बाद वो मुत्तू एसटीडी बूथ से किसी को कॉल करता है, तो करा उसी बूथ के पास जाकर रिडायल करने पर पता चलता है कि मुत्तू ने किसी लॉज पर कॉल किया। काशी से कहने लगता है कि मामा तुम उस मुत्तू को फॉलो करो, मैं और मुर्गेशन उस लॉज के पास जाते हैं। मतलब करा का यही शक होता है कि मुत्तू ने जिन चोरों को हायर किया वो चोर बैंक में पैसे चुराकर किसी लॉज में स्टे किया होगा। ये दोनों वहाँ पर रूम लेने के बहाने से जाकर इधर उधर चेकिंग करते रहते हैं। इसी लॉज के पीछे एक छोटा सा बार होता है। उस बार में कुछ लोग बैठकर जुआ खेल रहे होते हैं। करा भी उनके साथ बैठकर थोड़े पैसों से जुआ खेलने लगता है। जब ये हार जाता है, करा कहने लगता है कि मेरे पास एक गाड़ी है, मैं उसे जुए में लगाऊंगा। आप प्रूफ दिखाने के लिए उसके एक आदमी को वो गाड़ी दिखाने लगता है, जो करा लेकर घूम रहा होता है एम्बेसडर कर। बाद में करा भी उस बंदे से कहने लगता है कि मुझे भी तुम्हारे पास पैसे देखना है। वो चोर भी अपने आदमी से कहने लगता है जाकर उसे हमारे पैसे दिखाओ। सो रूम में आकर इन पैसों को देखकर समझ जाता है कि ये तो चोरी का ही माल है। जब अपनी गन निकालने ही वाला होता है तो वो 2 बंदे पहचान कर इससे फाइट करने लगते हैं। इसी हाथापाई के दौरान वो चोर मुर्गेशन के पेट में स्टैब कर देता है और इसी तरह करा को भी जख्मी कर वो सारे लोग पैसे लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में करा मुर्गेशन को लेकर उस बंदे के पास जाता है जिसने इसको गन दिया। मरहम पट्टी करने का भी काम करता है, तो मुर्गेशन के ये मरहम पट्टी करने लगता है ये। उसके बाद करा उस मुत्तू को कॉल करके कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाने के लिए रेडी हूँ, बताओ मुझे क्या करना है। वो मुत्तू कहने लगता है कि जब मैं खुद तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे ठुकरा दिया, अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, अब जितनी भी चोरियां होगी वो सब कुछ तुम्हारे अकाउंट में चली जाएगी। उसके बाद करा वापस अपने घर पर आता है तो उसकी बीवी सेल्ली करा से ही बात पूछने लगती है कि अब तक तुम कहाँ पर थे। एक्चुअली बात यह है कि काशी ने सेल्ली को सब कुछ बता चुका होता है, तो सेल्ली करा को बहुत डांटने लगती है कि तुमने मुझसे वादा किया था
कि तुम कभी चोरी नहीं करोगे। करा भी समझाने लगता है कि मैं चोरी नहीं कर रहा, बैंक वालों ने हमारे पैसे लूटा, वो मैं वापस ले रहा हूँ बस। इस तरह से बहुत बहस होने लगती है इन दोनों के बीच। इसी दरमियान में ये बात पता चलती है कि सिली प्रेग्नेंट भी है। सुबह होने के बाद करा अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है कि माँ मुझे माफ कर दो, मैं पैसे अरेंज नहीं कर पाया, पिताजी को उस जगह पर हम दफना नहीं सकते। इस तरह से अपने बारे में काफी सारी सच्चाई भी बताने लगता है कि यहाँ पर किस लिए आया, उससे पहले क्या काम किया करता था और रिसेंटली इसने क्या काम किया। यह सुनने के बाद करा की माँ करा से बहुत गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिताजी इस दुनिया से चले गए। थोड़ी देर के बाद इसकी माँ कहने लगती है कि जाकर तुम अपने पापा को लेकर आओ। जाने से पहले करा और काशी उस बंदे के पास आते हैं जिसने गन दिया, तो वो बंदा काशी को एक हथियार देता है, मतलब किसी जगह पर डिलीवर करने के लिए कहता है। तो ये दोनों उसी तरह से उस हथियार को डिलीवर करने के लिए एक शूटिंग स्पॉट पर आते हैं। एक प्रोड्यूसर ने ये हथियार बनवाया था शूटिंग के लिए। वो प्रोड्यूसर अपने आदमी से कहने लगता है कि तुम बैंक पर जाकर 5 लाख रुपए विड्रॉ कर लेकर आओ। तो ये बात करा सुन लेता है। तो करा को एक आइडिया आता है, एक बैंक दूसरे बैंक को पैसे ट्रांसफर करते हैं, मतलब ले जाते हैं, उन पैसों को चुराने का प्लान करता है। ऐसे एक गाड़ी को ट्रैक करके कुछ पैसे हासिल कर लेता है उस गाड़ी में के लोगों को डरा धमका कर। वहाँ से जाते समय इनकी गाड़ी ब्रेकडाउन हो जाती है। सो पानी भरने के लिए एक बूढ़े बंदे के घर पर आते हैं। ये वही बूढ़ा बंदा होता है कुछ दिनों पहले बस स्टॉप के पास ड्रॉप किया। करा के फादर को अच्छी तरह से जानता होता है। तो इस बूढ़े बंदे की बातों से ये बात पता चलती है कि ये भी बहुत ही कर्जे में है। कुछ दिनों के बाद इसकी जमीन भी बैंक वाले जब्त कर लेंगे। ऊपर से इसकी बीवी बहुत ही बीमार है। इसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद करा एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने लगता है। दूसरी तरफ भरतन को ये बात पता चलती है कि पैसों वाली ट्रक से पैसे चोरी हो गए। एट द सेम टाइम वो मुत्तू अपने आदमियों को कॉल करके दूसरी ब्रांच पर जाकर चोरी करने के लिए कहता है। उसी वक्त भरतन मुत्तू के पास आकर कहने लगता है कि सर आप हमारे साथ चलिए, मुझे सारे के सारे ब्रांचेस में चेकिंग करना है। जब पुलिस वाले दूसरी जगह पर बिजी होते हैं तो इसी मौके का फायदा उठाकर करा बाकी ब्रांचेस में जाकर चोरी करने लगता है। एक ब्रांच में तो वहाँ का पुलिस वाला इसको जकड़ लेता है, लेकिन करा को अपने फादर की बातें याद आती है कि थैले को ऐसे उठाना है। तो उस पुलिस वाले को उठा के पटक कर जो पुराने नोट्स होते हैं उन्हीं की चोरियां करने लगता है। जब तक भरतन को दूसरे ब्रांच की खबर मिलती, करा दूसरे ब्रांच पर चोरी कर चुका होता है। इसी दरमियान में पुलिस वाले उस ब्रांच पर आते हैं जहां पर मुत्तू चोरी करने के लिए कहा था अपने आदमियों से। उसी वक्त मुत्तू के आदमी भी इस ब्रांच पर आते हैं चोरी करने के लिए। भरतन 2 लोगों को शूट कर देता है। तीसरा बंदा पुलिस वालों को मुत्तू के बारे में सच बता देता है कि सर मुझे कुछ नहीं पता, इसी मैनेजर ने चोरी करने के लिए कहा। यह सुनने के बाद मुत्तू फटाफट से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी एक ट्रैक्टर इसको ठोक देती है। भरतन खुद उस मुत्तू को हॉस्पिटल पर ज्वाइन करवाता है। वो मुत्तू पैसों के बारे में डील करने लगता है कि ये बात हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। भरतन कहने लगता है कि मेरी सर्विस में 2 लोगों ने मुझे बहुत भगाया, एक है वो चोर और दूसरा तुम। इस तरह से इसका ऑक्सीजन मास्क निकालकर मार देता है। उसी वक्त भरतन को एक और शॉकिंग खबर मिलती है। काफी सारे गांव वाले मेन ब्रांच के पास आकर अपना कर्जा चुका रहे हैं। पुलिस इन सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब करा ने सारे ब्रांचेस से पैसे लूटकर उनका कर्जा चुका दिया पब्लिक को देकर। अपनी जमीन के पेपर्स अपने हाथ में लेने के बाद सारे लोग बहुत खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ करा भी अपने फादर की लाश को वापस अपने गाँव पर लाकर उसी जगह पर दफनाने लगता है। ये सब कुछ होने के बाद वो भरतन करा के पास आता है। उस वक्त करा अपने पिताजी के कब्र के पास होता है। भरतन को उसकी ही लैंग्वेज में समझाने के लिए उसकी गन लेकर धमकाकर कहने लगता है, क्या आपने बैंक से लोन लिया? भरतन कहने लगता है, हाँ गाड़ी लेने के लिए मैंने लोन लिया, हर महीना 3000 रुपए पे करता हूँ मैं। करा पूछने लगता है कि मान लो अगर आपको 1 महीने की सैलरी नहीं आई तो आप क्या करोगे? भरतन कहने लगता है तो EMI पे करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। करा कहने लगता है कि आपके पास तो सैलरी आने की उम्मीद है, लेकिन हम इस जमीन पर भरोसा करते हैं, खेती बाड़ी पर भरोसा करते हैं। सो ऐसे मासूम लोगों को बैंक वालों ने फंसा लिया। बाद में उसकी गन वापस कर देता है। इसके बावजूद भी भरतन करा के हाथों पर हथकड़ी पहनाने लगता है। सोचने लगता है कि अगर मैं तुम्हें अरेस्ट करूंगा तो पेपर में सिर्फ तुम्हारी ही फोटो छपेगी, तुम हीरो बन जाओगे और मैं विलन। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अखबार में सिर्फ मेरी फोटो छपना चाहिए। सारी चोरियां वो बैंक मैनेजर ही किया, DSP भरतन ने उसको पकड़ा, ये हेडलाइन होनी चाहिए। इस तरह से करा को छोड़ देता है सिर्फ अखबार में अपनी फोटो देखने के लिए। इस तरह से फाइनली ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।